हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 2 तारीख को। उसके कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले भी हमने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉमर्स के कुछ पार्ट अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको करंट रेशो दे रखा है। करंट रेशो क्या दे रखा है आपको? 2.2:1 और लिक्विडिटी रेशो भी दे रखा है आपको 1.5:1 और नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है 36,000। तो जो अमाउंट है करंट एसेट्स का वो आपसे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली आप जानते हो, अगर हम ऐसे मान लें इसको सिंपल तरीके से, अगर आपको सॉल्व करना है, इफ़ करंट लाइबिलिटी इज़ एक्स, ओके, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट रेशो आपको दे रखा है 2.2/1 और करंट एसेट्स अपॉन एक्स। ओके, करंट एसेट्स शुड बी इक्वल्स टू 2.2x और नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये आपका 36,000 डिफरेंस दे रखा है। करंट एसेट्स की जगह अगर मैं पुट कर दूँ 2.2x और करंट लाइबिलिटी हमने मानी थी x, तो भाई 36,000 और 1.2x इक्वल्स टू 36,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आएगी आपकी 30,000। ठीक है, तो आपको पता पड़ गई करंट लाइबिलिटी कितनी है। अब मुझे करंट एसेट्स निकालनी है तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। यस, एक्स की जगह आपको बस 30,000 पुट करना है। तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 30,000, तो ये आपका आ जाएगा 66,000। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सिंपल वे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद एक yes, process profit arise when output of one process is transferred to another process at which price। तो जब हम पढ़ते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग, उसके अंदर हमें पता है कि जब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट के साथ साथ कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी ऐड किया जाता है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्राइस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपको पता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ माइनस एसेट्स इक्वल टू 0। और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो सारे ही आंसर ठीक हैं। ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। काफ़ी सिंपल, काफ़ी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आपको पता ही हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स ऑन द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेंट लाइबिलिटीज़? इनमें से कौन सी करेंट लाइबिलिटीज़ हैं? डिवेंचर्स, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड रेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट तो है ही करेंट लाइबिलिटी, तो 4 तो आएगा ही आएगा। डिवेंचर्स तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। एक्रूड इंटरेस्ट भी करंट लायबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 2 और 4 किसी में नहीं है। और प्रीपेड रेंट ये करंट एसेट्स होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली करंट लायबिलिटी, इसलिए आंसर 4 ही बनेगा। वैसे एक्रूड इंटरेस्ट भी करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन 2 और 4 है नहीं, तो हमें मोस्ट सूटेबल आंसर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट देखिएगा, इफ़ 2 रिग्रेशन लाइन्स कट ईच अदर एट द राइट एंगल। इस तरीके से ये बात कर रहा है, राइट एंगल बन रहा है 2 रिग्रेशन लाइंस का, तो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? उस केस में 0 होगा। ए मेन स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसके बिना कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। तो मेन स्टेप यही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ सैम्पल? सैम्पल आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, but dependence is not the essential quality of a sample. Professor Bailey has described editing process for uniformity, for completeness, for accuracy, all of the above। तो सारे ही आंसर ठीक हैं।
विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टैली? टैली कैसा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग पैकेज होता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेवी, सेवी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था और 1992 में इसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी, एक स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिल गया था। तो सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं, इंटरेस्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन। यहाँ भी आंसर ऑल ऑफ द अबव आपका रहने वाला है। नॉट इंक्लूडेड अंडर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई आपका इश्यू करता है करेंसी को, बैंकर ऑफ बैंक है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन आरबीआई डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट नहीं देता है या डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, ये कॉमर्शियल बैंक करते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ बैंक, क्या बैंक लीगल एडवाइस देता है? नहीं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट की। कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट थ्रू डिपॉजिट लोन मैकेनिज्म, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जुलाई 1964 को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। आईसीआई को आईसीआई बैंक से कब मर्ज किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2002। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही रखना है अगर फिर से पूछा जाता है तो। इन विच ईयर वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश? तो ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये। विच एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद द एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड जेम एंड ज्वेलरी आइटम? तो ये जो आंसर है सांता क्रूज मुंबई में है ये, जो कि स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है विद द इलेक्ट्रॉनिक एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ का प्राइमरी पर्पज होता है टू इंश्योर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री ट्रेड। Which of the following hold that a country can increase its wealth by encouraging exports and discouraging import? तो ये जो थ्योरी है वो मर्केंटलिज्म है जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है। What distinguishes foreign direct investment from other modes? तो इन FDI there is higher risk and greater financial commitment. Who is the chairperson of नीति आयोग? तो नीति आयोग के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि प्रेजेंट में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। व्हेन वाज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? आपको पता है कंपटीशन एक्ट जो था वो 2002 में आया था, जिसने रिप्लेस किया था MRTP 1969 को, और ये ऑपरेशनल हुआ था 2003 में। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 14 अक्टूबर 2003 को फॉर्म हुआ था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नोटिफिकेशन वाज इशूड फर्स्ट टाइम इन इंडिया on 1st April 1987. In India, Consumer Grievance Redressal Cell was formed by, so it is formed by Consumer Protection Council. Disinvestment strategy includes, so the sale or liquidation of a portion of business or a major division profit center of a business unit, तो इसको disinvestment strategy में include किया जाता है। राज लिमिटेड ने इशू किए 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 फुली पेड अप, मार्केट प्राइस 170 था एंड डिविडेंड 12 पर शेयर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने की डिफरेंट अप्रोचेज हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे DPS अपॉन MPS इनटू 100। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड अप्रोच। DPS आपको दे रखा है 12 और MPS भी दे रखा है 170 इनटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स 7.05% आएगा। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 40,000, वेरिएबल कॉस्ट 1,40,000, सेल्स 2 लाख, इंटरेस्ट 10% ऑन लोन। कंबाइंड लीवरेज आपको निकालना है, तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। आपको पता है ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, एंड फाइनेंशियल लीवरेज का क्या होता है? EBIT अपॉन EBT। तो कंबाइंड लीवरेज में ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, केवल कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT बचता है आपके पास। कंट्रीब्यूशन आप इजीली निकाल सकते हो, सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो ये आ गई आपकी 60,000। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। अब मुझे चाहिए EBT निकालने के लिए पहले EBIT निकालना पड़ेगा, तो 60,000 कंट्रीब्यूशन आ गया, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो EBIT आ जाएगा। 40,000 माइनस करोगे तो ये आपका EBIT आ गया,
और EBIT कितना हो गया 20,000। अब 20,000 में से मुझे इंटरेस्ट भी माइनस करना है क्योंकि EBT चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10% इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ये EBT कितना आएगा आपका, EBT इक्वल्स टू 10,000। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 10,000, तो कंबाइंड लीवरेज आपका आएगा इसमें 6। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एंड गॉर्डन थ्योरी डिविडेंड डिसीजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ फर्म इज, तो डिविडेंड डिसीजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ फर्म इज रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर एंड गॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में और इसने अपने ऑपरेशन कमेंस किए थे 1994 में। जो क्रेडिट रेटिंग है वो किस किस से अफेक्ट होती है, तो अनपेड डेट एंड इट्स नेचर एंड द अवेलेबल सिक्योरिटी एसेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो, सारे ही फैक्टर हैं जो क्रेडिट रेटिंग को अफेक्ट करते हैं। और इंडिया में जो सिविल स्कोर है वो आपकी क्रेडिट रेटिंग पोजीशन को दिखाता है। अंडर कस्टम ड्यूटी इन सम केसेज फॉर स्पेसिफिक गुड्स टैरिफ वैल्यूज आर फिक्स्ड बाय, टैरिफ वैल्यूज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती हैं अंडर सम केसेज। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, द टर्म प्रोहिबिटेड गुड्स हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द कस्टम एक्ट, तो सेक्शन बताना है, याद ही रखना है आपको प्रोहिबिटेड गुड्स का सेक्शन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 33। रिफंड क्लेम्स अप टू 10 लाख रुपीज़ आर अप्रूव्ड बाय, तो ये रिफंड क्लेम्स अप्रूव होते हैं बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब बात करते हैं परक्विजिट्स अलाउड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड, तो जो अब्रॉड पोस्ट किए गए हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए परक्विजिट्स फुली आपके टैक्स फ्री रहने वाले हैं, एग्जेम्प्ट रहते हैं। अब म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दी है आपको, म्यूनसिपल वैल्यू 1,60,000 दी है। फेयर रेंटल वैल्यू दी है आपको 1,40,000 और एक्चुअल रेंट आपको 20,000 पर मंथ दिया है, तो पूरे साल का 2,40,000 हो जाएगा। अब आपको एनुअल वैल्यू निकालनी है, तो पहले कंपेयर कर लो, इसमें से हाई 1,60,000 है, फिर इसको इससे कंपेयर कर लो, ठीक है। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इनमें लो देखोगे, ठीक है। हाई मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें 2,40,000 है, इसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस डिडक्ट कर दोगे तो आपकी एनुअल वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 2,24,000। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट, सिंपल होता है, ये तो एडवांटेज है, कैलकुलेशंस ईजिली हो जाती हैं, ग्रुपिंग होती है। डबल एंट्री इज़ नॉट ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड, तो ये एडवांटेज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट्स वाई डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 10,000, प्रॉफिट 5,000, ब्रेक इवन पॉइंट इज़ 20,000, अमाउंट ऑफ सेल्स पूछ रहा है। सबसे पहले हमें निकालना पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो हम निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे पता है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो उसी से ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे हमारे सामने फिक्स कॉस्ट पता है 10,000 और मुझे सेल्स भी पता है 20,000, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स तो पता ही है आपको। तो ये 50% आपका निकल के आ गया पीवी रेशियो। अब ये पूछ रहा है कि अगर 5,000 प्रॉफिट है तो कितना सेल्स का अमाउंट है, तो बेसिकली फार्मूला यूज होगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये फार्मूला आप यूज़ कर दो, आपको पता पड़ जाएगा कितना अमाउंट ऑफ सेल्स होगा। फिक्स कॉस्ट कितना है 10,000 और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 5,000 और पीवी रेशियो कितना है 50%, तो 15,000 अपॉन 50% को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 30,000। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द पॉइंट वेयर इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड, तो उसको हम जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं। एच पर AS 14 द टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, दो तरीके के होते हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। तो नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो आपका होता है, इसमें कौन सा रेशियो होता है, ये बात करता है सॉल्वेंसी रेशियो की, तो ये आंसर नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जबकि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो तो टर्नओवर रेशियो ही है, तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। F12 शॉर्टकट की इन टैली किस लिए होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन इज राइट आंसर।
इन विच टाइप ऑफ वाउचर इज क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड इन टैली। तो जो सेल्स होता है F8 जिसकी से आ जाता है वो, तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है। विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप्स। तो इन्वेंट्री इन्फो में आपको ये देखने को मिलता है टैली में। स्मॉल सैम्पल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज बेस्ड ऑन। तो जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है, जब स्मॉल साइज आपका सैम्पल 30 से कम होता है, स्मॉल टेस्ट, तो वहाँ पे हम टी टेस्ट को यूज करते हैं। व्हाट आर द मेन यूजेज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी है, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी है, सारे ही आंसर हैं, ये सारे ही यूजेज होते हैं काई स्क्वायर के। हेक्सर ओलन थ्योरी इज यूजुअली फॉर्मुलेटेड ऑन 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर मानता है हेक्सर ओलन? लेबर और कैपिटल। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसके द्वारा दी गई है? डेविड रिकार्डो के द्वारा दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। विच IMF फैसिलिटी प्राइमरली ऑफर्स कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज। नाम याद रखना है, नाम है PRGF, फुल फॉर्म है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। व्हाट डज द टर्म वर्ल्ड बैंक इनकम्पास? 2 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, IBRD और IDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और IDO को हम सॉफ्ट लोन विंडो भी बोलते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 50 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। बाकी पुरानी वीडियोज आपने नहीं देखी हैं उनको देखिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।